मारे गए गुलफाम, ये तीसरी कसम थी जहां बोला गया कि मारे गए गुलफाम, अजी हां उल्फत भी रास न आई। ये फिल्म की बात है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। तीसरी कसम क्या? नीतीश कुमार तो कसम खा खा कर थक गए हैं कि अब कोई अल्टी पल्टी नहीं होगी। पहले 2 बार गलती हो गया, अब नहीं करेंगे जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सुन सुनकर शायद पक गए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की उल्फत यानी बीजेपी के साथ राजनीतिक मोहब्बत पर मोदी जी और शाह जी पलटकर वो 2 मीठे बोल नहीं बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार सुनना चाहते हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो नारा आपने सुना ही होगा। ये जो नारा अभी गढ़ा जा रहा है कि अगले 5 साल फिर से नीतीश आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी खुद को विचित्र स्थिति में फंसा हुआ पा रहे हैं। अब की बार ना जाने क्यों उन्हें भी बीजेपी के साथ उल्फत रास नहीं आ रही है। हर तरह से जतन कर रहे हैं, लेकिन मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही। इधर चुनाव का वक्त हर दिन घटता जा रहा है, एक एक दिन करके कम हो रहा है। इस बार भी नरेंद्र मोदी कल जब बिहार के मधुबनी पहुंचे तो नीतीश कुमार के साथ मंच पर बहुत प्रेम भाव से मिले। मेल मिलाप की ये तस्वीरें काफी चर्चा में हैं, आपने देखी भी होंगी और देख लीजिए। मोदी जी के भाषण से पहले मंच पर इन तस्वीरों को देखकर लगा कि आज तो समझो हो ही क्या। मोदी जी से पहले भाषण देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए तो पहलगाम के आतंकी हमले का दुख दर्द कहीं किनारे रह गया। सबसे पहले उनकी जुबान पर आई मोदी जी की आवभगत, उनके स्वागत और अभिनंदन की बात। चलिए खैर, स्वागत सत्कार की परंपरा है अपने देश में, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन स्वागत अभिनंदन के बाद तमाम लाभार्थी योजनाओं की बात और उस पर खुशहाली जताने की बात आई। इस बीच उन्हें पहलगाम याद नहीं आया। पहलगाम का नंबर बाद में आया, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में तो घूम रही होगी वो वाली बात, वही जिसका जिक्र हमने पहले किया, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो मोदी जी के मुंह से अपने नाम के ऐलान की उम्मीद में उन्होंने सबके सामने ये भी बोल दिया, अपने भाषण में आगे चलकर उन्होंने बोला कि आज बहुत बड़ी बात होने वाली है। हालांकि इससे पहले उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा भी की, 2 लाइनों में आतंकी हमले को निपटा दिया और फिर आ गए असल सियासी एजेंडे पर। 20 साल पहले वाली सरकार को नीतीश जी ने जमकर कोसा, जैसे वो हमेशा कोसते हैं। 20 साल से सुशासन बाबू का जो रिकॉर्ड है वो फिर बजा। मोदी जी के सामने फिर से कस्मे वादे किए कि अब कहीं नहीं जाना है। ये सब किस उम्मीद में और किस तरह कहा गया वो आप खुद ही देखिए और खुद ही सुनिए। बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। तो इसी उम्मीद के साथ अपना भाषण जल्दी से पूरा कर नीतीश बाबू वापस अपनी जगह जाकर के बैठ गए और मोदी जी मंच पर बोलने के लिए पहुंचे। मोदी जी ने सब कुछ बोला, नीतीश कुमार की तारीफ भी की, लेकिन वो बात नहीं बोली जो नीतीश कुमार सुनना चाहते थे। शायद इसीलिए मोदी जी ने अपनी परंपरागत शैली से हटकर सिर्फ 20-25 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया, जबकि आमतौर पर वो काफी लंबे लंबे भाषण दिया करते हैं। लेकिन यहां से बात अब एक गंभीर मोड़ ले सकती है, क्योंकि बिहार में सत्ता का खेल बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी विरोधी टीम की मजबूती की कामना कर सकते हैं। ये बात आपको चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। वीडियो वैसे भी पूरा देखने की आदत डालिए, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि हम या जो कोई भी YouTube पर आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आता है वो बहुत मेहनत से रिसर्च करता है
और तब वो आसान तरीके से आपके सामने रखता है उसे। खैर, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ही उस मोड़ पर अटके हैं, तो इसकी वजह दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि दोनों ही राजनीति के बड़े धुरंधर हैं। मोदी जी के साथ तो उनके चाणक्य अमित शाह भी हैं, जबकि नीतीश कुमार अकेले ही अपनी राजनीतिक बाजीगरी से 20 साल से बिहार की राजनीति को अपने हाथों में जकड़े हुए हैं। लेकिन अब उनके लिए भी स्थिति नाजुक हो रही है, बल्कि हो गई है। चर्चा तो यहां तक है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन वो कदम एनडीए छोड़ने का नहीं होगा। अपने कल के वीडियो में हमने इस बारे में विस्तार से बताया था कि दिल्ली पर दबाव बनाने के लिए कैसे नीतीश बाबू अब मोदी सरकार में शामिल रहकर भीतर से नहीं, बाहर से समर्थन देने की बात सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी मजबूरी विधानसभा में उनकी अपनी पार्टी की हैसियत है। महज 43 सीटों के साथ 243 सीटों वाले सदन के नेता अगर वो बने हुए हैं, तो बीजेपी की ही बदौलत। बहुत साफ है। हालांकि खुद को इस फंसी हुई स्थिति में नीतीश कुमार खुद ही लाए हैं, लेकिन जैसे आज उनके सामने मजबूरियां हैं, वैसे ही जनवरी 2024 में भी रही होंगी, जब उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर मोदी शाह के साथ जाने की राह पकड़ी थी। नीतीश की मजबूरी यहां तक आ चुकी है कि अब उनका एनडीए का मुख्यमंत्री फेस बनना काफी हद तक विपक्ष पर निर्भर हो गया है। विपक्ष की मंडल और अन्य मुद्दों की राजनीति जितनी तीखी रहती है, मोदी और शाह का चुनावी हिंदुत्व उतना ही कमजोर दिखाई देता है। 2020 में तो तेजस्वी यादव ने मोदी और शाह की तमाम रणनीतियों के बावजूद चुनाव को मुद्दों पर ही टिकाए रखा और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इस बार राहुल गांधी भी संविधान और सामाजिक न्याय के अपने मुद्दे को बहुत ही धारदार तरीके से उठाए हुए हैं। विपक्ष के इन तेवरों के आगे मोदी और शाह का चुनावी हिंदुत्व कमजोर पड़ता है, तो एनडीए में इसका फायदा नीतीश कुमार उठा सकते हैं। इस गुत्थी को समझिएगा ध्यान से। और यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी मजबूरी भी है। दोनों इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की मंडल की राजनीति में बगैर नीतीश कुमार के उनका काम चलने वाला नहीं है। इस बात की झलक मधुबनी में नरेंद्र मोदी के भाषण में भी दिखी। नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास भी था कि वो बिहार की धरती पर खड़े हैं, जहां नीतीश कुमार के समीकरणों से भी बड़ा समीकरण गढ़ने की दिशा में राहुल गांधी जुटे हुए हैं। संविधान और सामाजिक न्याय के साथ ही दलितों और पिछड़ों, महादलितों और अति पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी की जोरदार वकालत करते राहुल गांधी और मुस्लिम यादव के मजबूत गठजोड़ के साथ तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, तो ये कुल मिलाकर जो ये समीकरण है, वो बिहार में मोदी और शाह की बड़े से बड़ी रणनीति की जमीन खिसका सकता है। इसलिए मोदी जी देश भर में आमतौर पर जिन 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान को गिनाते रहते हैं, उन्हें छोड़कर दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करने लगे। सुन लीजिए। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय और सामाजिक हिस्सेदारी की बातें तो कही, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी पर कुछ नहीं बोले। यही वो असल मुद्दा है, यही वो असल लड़ाई है जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो सत्ता और कारपोरेट के गठजोड़ के तार भी खोलती है। राहुल गांधी की बड़ी लड़ाई के आगे तो नरेंद्र मोदी की आवाज कमजोर नजर आती ही है। नरेंद्र मोदी की बातें ये भी साफ कर देती हैं कि नीतीश कुमार किस तरह उनकी मजबूरी बन गए हैं।
ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत जता क्यों नहीं पा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में ही बिहार की मौजूदा राजनीति की असल कुंजी है। नीतीश कुमार ही नहीं, 20 साल की सत्ता के बाद कोई भी मुख्यमंत्री और पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से बच नहीं सकती। यानी गठबंधन के जोड़ तोड़ में नीतीश कुमार बेशक मजबूत कड़ी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में वो पहले से कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। 2005, 2010 और 2015 वाली स्थिति 2025 में नीतीश कुमार के लिए नहीं है। गठबंधन की राजनीति के खेल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक और शून्य भी मिल जाते हैं तो कमाल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग दोनों का कोई मूल्य नहीं होता। शून्य तो शून्य ही है और एक बिल्कुल शून्य के पास है। तो जातियों की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बंटे बिहार में, इसीलिए कम से कम दर्जन भर जातीय नेताओं का वर्चस्व है। चाहे उनका वोट बैंक और चुनाव में मिला वोट प्रतिशत 2-2.5% ही क्यों ना हो। नीतीश कुमार अपने लवकुश समीकरण के साथ कुल मिलाकर 12 से 14% वोट बैंक की दावेदारी रखते हैं, जो कि एक बड़ा चंक है। लेकिन हर वर्ग के नौजवान, जो नौजवान तबका है सभी वर्गों का, उनको अगर मिला दें तो वो अपने आप में एक अलग वोट बैंक तैयार हो जाता है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो चर्चाएं बीच बीच में चलती रहती हैं, उसे एक बार के लिए नजरअंदाज भी कर दें तो युवा वर्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो युवा वर्ग हमेशा बदलाव की ओर देखता है, युवा नेतृत्व की ओर देखता है। नीतीश कुमार के 20 साल में तो एक और पीढ़ी वोट देने के लिए तैयार हो चुकी है, जो नीतीश कुमार के पहली बार सत्ता में आने पर पैदा भी नहीं हुई थी। नीतीश कुमार के भाषण में ज्यादा फोकस 2005 से पहले के लालू यादव के दौर की बात पर होता है, जबकि 18 से 30 साल की उम्र के युवाओं को उस दौर की ठीक से याद भी नहीं होगी। उन्होंने बस किताबों में, अखबार में या नेताओं के मुंह से या अपने लोगों की चर्चा में कुछ सुना होगा, वही जाना होगा कि वो 20 साल पहले क्या होता था, क्योंकि वो तो बाद में पैदा हुए और इस दौरान वो वोटर बने 18 साल के होने के बाद। और ये जो वर्ग है वो निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में। तो उनके सामने आरजेडी के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और राजेश राम, पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर और खुद एनडीए में चिराग पासवान जैसे युवा नेता हैं। यानी इस पहलू पर भी नीतीश कमजोर स्थिति में है। पाला बदल का दाग उनके दामन पर चिपका ही हुआ है और बहुत अच्छे से चिपका है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए शायद नरेंद्र मोदी को डर हो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से चुनाव में नुकसान हो सकता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि चुनाव के वक्त तक शायद सीट बंटवारे तक गुजरात लॉबी बिहार के सुशासन बाबू को उलझा कर ही रखना चाहती हो। सीट बंटवारे के वक्त अगर नीतीश कुमार की जिद पर उन्हें एनडीए का सीएम फेस घोषित करना ही पड़ गया तो मुमकिन है कि इसके एवज में मोदी और शाह सीटों को लेकर अपने हक में कुछ तगड़ा मोल भाव कर लें। वैसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि गुजरात की ये जोड़ी चुनाव के बाद के कोई पत्ते बिहार में नहीं खोलने वाली। जो एक पत्ता खुला है उसे हर कोई जानता है, नीतीश भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी शिद्दत से बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये पत्ता सबके सामने खुला हुआ है। उम्र और प्रधानमंत्री की कुर्सी से विदाई का जितना दबाव नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ेगा, उतनी ही मुश्किल नीतीश कुमार के लिए बढ़ेगी। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हर कीमत पर बदलाव चाहते हैं, ऐसी खबरें लंबे समय से चल रही हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री का इतिहास मोदी जी अपने ही हाथों गढ़ना चाहेंगे। कोई भी नया काम मोदी जी अपने करना चाहते हैं और ठीक भी है, कोई भी ऐसा चाहेगा तो एक बहुत दूर की गुंजाइश ये भी निकल सकती है कि शायद मोदी जी पहले अपना भविष्य फिक्स कर लेना चाहते हो और उसी के मुताबिक नीतीश कुमार का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर मोदी जी को सितंबर में 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद संघ सिर्फ चंद महीनों की ही मोहलत देता है
तो फिर नीतीश के लिए मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि तब विदाई से पहले मोदी जी अक्टूबर नवंबर में बिहार की गद्दी पर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिठा करके विदाई लेना चाहेंगे। हालांकि ये तब की सूरत है जब एनडीए सत्ता में आए और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित ना होने के बाद भी नीतीश कुमार एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़े। बिहार के जमीनी हकीकत और नीतीश कुमार के तेवर देखकर लगता यही है कि चुनाव के आखिरी वक्त में ही सही नीतीश को एनडीए का सीएम फेस घोषित किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी नफे नुकसान के जिस गुणा भाग में मोदी और शाह जी लगे हैं उसमें नीतीश की नाराजगी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जिस राजनीतिक बिसात पर बिहार में पारसे फेंके जाने हैं उस बिसात पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों की स्थिति कहीं ज्यादा स्थिर नजर आती है। वक्फ कानून के बाद ये स्थिरता और मजबूत हुई है। मोदी जी इसकी काट अपने चुनावी हिंदुत्व से करना चाह रहे हैं और लगातार उनकी फौज, उनके सिपह सालार इस पर जुटे हुए हैं और वो खुद भी। पहलगाम के आतंकी हमले को भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर एक राजनीतिक मौका बना दे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव की फिसलती हुई बाजी मोदी ने कैसे शहीदों के नाम पर थाम ली थी वो आप जानते हैं। इस बार भी पहलगाम में हुई घटना पर प्रधानमंत्री ने आतंकियों को अपना पहला खुला चैलेंज बिहार की धरती से ही दिया। इस चैलेंज के जरिए उन्होंने शब्दों में लपेटकर अपने वोट बैंक को भी संदेश दे दिया। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसे उन्होंने पिछले 23 साल में गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक गढ़ा है, उस राजनीति पर चलने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि मिट्टी में कौन मिलता है, मिट्टी में कौन मिलता है और पंचतत्व में कौन विलीन होता है। इस राजनीति का इशारा भी नीतीश कुमार के लिए अच्छा नहीं है। असल में तो ये बीजेपी के मुख्यमंत्री की ओर जाता हुआ संकेत है। यानी नीतीश कुमार का बड़ा दारोमदार अब उसी बात पर टिका है जो हम पहले बता चुके हैं, विपक्ष की राजनीति। यानी नीतीश कुमार को ही तय करना है कि वो एनडीए को मजबूत रखेंगे या फिर खुद को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए विपक्ष की राजनीति को मजबूत होने देंगे। बिहार में सत्ता का खेल दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ रहा है। ये खेल आप भी देखते रहिए हमारे साथ और हमें देते रहिए अपना सहयोग, अपना समर्थन, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां लिखना मत भूलिए। छोटा सा काम है, हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद।